अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सबको मैं वेलकम करता हूं हमारे वेब डेवलपमेंट कोर्स में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं HTML का बेसिक स्ट्रक्चर। आखिर HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बेसिक टैग्स क्या हैं। कल की क्लास के बाद असल में कमेंट्स आए काफ़ी कि सर ये क्लास थोड़ी डिफ़िकल्ट थी, हमें समझ में नहीं आई है। तो मैंने डिसाइड किया कि आपको HTML के जो बेसिक स्ट्रक्चर के टैग्स हैं उनको डिटेल में पढ़ाया जाए, बहुत ही इन डेप्थ जाके आपको क्लियर किया जाए और विथ नोट्स क्लियर किया जाए, ताकि आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएं। क्योंकि ये पूरे कोर्स में, क्योंकि बेसिक टैग्स हैं तो पूरे कोर्स में यूज़ होंगे। अभी से अगर आपको इसमें इशू होगा या आप कंफ्यूज रहेंगे तो आगे आपको बहुत ही मसला आएगा। तो मैंने सोचा है नोट्स के साथ और बहुत ही इन डेप्थ डिटेल के साथ आपको ये सारी चीज़ें क्लियर की जाएं। तो इंशाल्लाह आपको ये सारी चीज़ें आज क्लियर हो जाएंगी आज की क्लास के बाद। आइए शुरू करते हैं। कल हमने कुछ ये टैग्स यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क की हेल्प से लाए थे और इनको हमने समझा था, पर कुछ स्टूडेंट्स को समझने में थोड़ा इशू हुआ है। तो इन सारे टैग्स को बहुत ही इन डिटेल जाके आज मैं आपको करूंगा और आपको पढ़ाऊंगा। इंशाल्लाह आज के क्लास के देखने के बाद आपको ये सारी चीज़ें बहुत ईजीली समझ आ जाएंगी। सबसे पहले हम यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट कर देते हैं। बल्कि नई फाइल नहीं, मैं एक नया फोल्डर क्रिएट करूंगा। इधर नए फोल्डर बनाने का, न्यू फोल्डर बनाने का ऑप्शन भी है। मैं इसका फोल्डर का नाम रख दूंगा WD कोर्स, मतलब वेब डेवलपमेंट कोर्स। ठीक है। और उस फोल्डर के अंदर मैं एक और फोल्डर बनाऊंगा जिसमें मैं नाम रखूंगा क्लास 1। ये फाइल्स अरेंज करना बहुत लाजिम है, क्योंकि बाद में हमें जब हम क्लासेस ज़्यादा कर लेंगे तो हमें इशू आएगा। अब मैं इस क्लास 1 की फाइल को मूव करके इसमें रख दूंगा, जो कि इसमें आ जाएगी। अब हम क्लास 2 की फाइल बनाते हैं। तो यहाँ पर न्यू फोल्डर क्लास 2। आप एक डायरेक्ट फाइल भी बना सकते हैं, पर मैं सारी क्लासेस का डेटा रखना चाह रहा हूं, तो मैं इसलिए इसको इतना डिटेल में अरेंज कर रहा हूं। आप एक नई फाइल डायरेक्टली बना सकते हैं, जैसे मैंने कल बनाना सिखाया था, अगर आपको ये डिफिकल्ट लगे तो। यहाँ पर मैं लिखता हूं क्लास 2 डॉट एच टी एम एल। डॉट एच टी एम एल हमारी एक्सटेंशन है, तो हम ज़रूर लिखेंगे ताकि इसको पता चले हम किस फाइल की बात कर रहे हैं। यहाँ हमारी फाइल बन के आ चुकी है क्लास डॉट टू एच टी एम एल। अब इसमें सबसे पहले आप यहाँ पर शिफ्ट और 1 की हेल्प से यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लाएंगे और इस पर आप क्लिक कर देंगे तो एमिट आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर देगा वेबसाइट के लिए। और आज हमारा टॉपिक यही है कि हम इस बेसिक स्ट्रक्चर को बहुत ही इन डिटेल जाके समझेंगे कि ये क्या होता है, ये वर्क कैसे करता है। तो इसको हम बहुत ही इन डेप्थ जाके समझने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं हम इसको समझना। सबसे पहला ऑप्शन है डॉक टाइप HTML। ठीक है, ये मैंने कल चीज़ें बताई थी, पर आपको आज मैं पूरी चीज़ें अगेन क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन ना रहे। ये चीज़ें वो हैं जो कि हर क्लास में यूज़ होंगी, तो ये आपको क्लियर होना लाजिम है। हमने सबसे पहले देखा डॉक टाइप HTML। इसका क्या मतलब है? देखें, आपका जो ब्राउज़र होता है वो डिफरेंट टाइप की फाइल्स को सपोर्ट करता है, पर मोस्ट कॉमन जो फाइल होती है, मोस्टली जो ब्राउज़र में यूज़ होती है, वो डॉक टाइप HTML होती है। और ब्राउज़र को बताना पड़ता है कि इस डॉक्यूमेंट की टाइप HTML है, जो आपको दी जा रही है वेबसाइट के लिए, इस डॉक्यूमेंट की टाइप HTML है। इस तरीके से आप बता रहे होते हैं। और ये HTML के का कोई टैग नहीं है, ये सिर्फ ब्राउज़र को बताने के लिए डॉक टाइप डिक्लेरेशन है। ठीक है। यहाँ पर मैंने वेबसाइट एक ओपन की हुई है और काफ़ी सारी वेबसाइट ओपन की है। आपको मैं सारे चीज़ों के नोट्स बड़ी बड़ी वेबसाइट से बताऊंगा। देखें, इसमें आपको बताया गया है, और ये बेहतरीन वेबसाइट है W3 स्कूल, आप यूज़ कर सकते हैं वेब डेवलपमेंट के लिए। बहुत ही काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इसमें देखें बताया गया है कि जो ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं डॉक टाइप HTML को, वो ये हैं, इनमें सपोर्ट है उसकी। और यहाँ पर लिखा भी हुआ है ऑल HTML डॉक्यूमेंट्स मस्ट स्टार्ट विथ अ डॉक टाइप डिक्लेरेशन। जो भी HTML के डॉक्यूमेंट्स है डॉक टाइप की डिक्लेरेशन के साथ स्टार्ट होने चाहिए। और ये डिक्लेरेशन HTML का टैग नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है जो ब्राउज़र को दी जाती है कि ये किस टाइप का डॉक्यूमेंट है। ठीक है। ये आपका डॉक टाइप होता है ताकि फाइल को पता चले। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम डॉक टाइप HTML क्यों लिखते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ब्राउज़र को बताने के लिए हम डॉक टाइप लिखते हैं कि किस टाइप की फाइल है। उसके बाद है HTML लैंग इक्वल इनवर्टेड कोमा इंग्लिश। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, मैं आपको डिटेल में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। HTML आपका टैग है, मतलब आप HTML की कोडिंग करना जब भी शुरू करेंगे तो सबसे पहले HTML के टैग को खोलेंगे। मैं आपको थोड़ा जूम करके
पहले टैग के बारे में समझाता हूँ। देखिए, जब भी मुझे कोई भी टैग खोलना होगा, सबसे पहले मैं एंगल ब्रैकेट देके यहाँ पर उस टैग का नाम लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल वो कुछ भी टैग हो सकता है। मैं कहता हूँ ये HTML टैग है, और मैं फिर जब लिख लूंगा अपना टैग तो अगेन एंगल ब्रैकेट बंद करूंगा। अब ये आपको VS कोड दूसरा टैग खुद ला के देता है जिसमें स्लैश लगी हुई होती है। अब मैं इन दोनों टैग्स का फ़र्क आपको समझाता हूँ। ये आपने लिखा क्योंकि आपको HTML खोलनी है, उसके अंदर डिटेल लिखनी है, तो इसको क्या कहा जाएगा, ये ओपनिंग टैग। और जिसमें ये एंगल ब्रैकेट्स होंगे ये HTML का टैग है। अगर CSS का टैग होगा तो उसमें डिफरेंट टाइप के ब्रैकेट्स होंगे, मतलब जिसमें एंगल ब्रैकेट है तो ये HTML का टैग है, और जिसमें स्लैश नहीं है, सिर्फ नॉर्मली टैग लिखा हुआ है, तो ये ओपनिंग टैग है। और अगर यहाँ पर आपको बंद करना है HTML को, आप कहते हैं अब HTML की डेटा कंप्लीट हो चुकी है, अब मुझे इसको क्लोज करना है, तो आप यहाँ पर स्लैश देके उस टैग के नाम के सामने स्लैश देंगे, पहले एंगल ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर स्लैश, फिर HTML लिख के एंगल ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो ये हो जाएगा क्लोजिंग टैग। तो जब काम शुरू करना है तो आप ये टैग लिखेंगे, और काम खत्म हो जाए तो आप ये टैग लिखेंगे। डजेंट मैटर, टैग कोई भी हो सकता है, पर मेथड ये होगा एंगल ब्रैकेट स्लैश फिर से एंगल ब्रैकेट बंद करना। मेथड ये होगा, टैग चाहे कोई भी हो, तो टैग इसको कहा जाता है। अब इसमें आप कहेंगे HTML, इसने एंगल ब्रैकेट तो चलो बंद की है, पर बीच में ये क्यों लिखा है। अब इसको कहते हैं एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होता है मैं आपको समझाता हूं पहले। HTML का टैग क्या होता है, यहां पर मैंने कुछ ये सर्च किया है गूगल पे, आप देख सकते हैं। HTML का टैग कुछ इस तरह से दिखता है, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ पर नोट्स भी लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं, मैंने आपको शो कर दिए हैं। HTML का एट्रीब्यूट क्या होता है, देखें यहाँ पर साफ साफ बताया गया, HTML एट्रीब्यूट्स आर स्पेशल वर्ड्स used inside the opening tag to control the elements behavior। HTML के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ये कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं, खास वर्ड, जो कि ओपनिंग टैग में इस्तेमाल होते हैं टैग को कंट्रोल करने के लिए, उसका बिहेवियर कंट्रोल करने के लिए। तो जो भी आप टैग के बीच में लिखेंगे, ये तो हमारा HTML टैग है, स्पेस देकर हम यहाँ पर, और ये लिखा ओपनिंग टैग में जाएगा, कभी भी एट्रीब्यूट क्लोजिंग टैग में नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो आप अगर टैग के बीच में ऐसा कुछ भी वर्ड यूज़ कर रहे हैं और उसको आप वर्ड को यूज़ करके कुछ बता रहे हैं तो उसको एट्रीब्यूट कहा जाएगा। बहुत सारी टाइप के एट्रीब्यूट होते हैं, हम यूज़ करेंगे आगे। अब इसमें ये जो लैंग यूज़ किया गया है, क्यों यूज़ किया गया, लैंग मतलब लैंग्वेज, ठीक है। उसने शॉर्टकट में एट्रीब्यूट के जरिए लैंग लिखा, इक्वल दिया, लैंग्वेज है हमारी इंग्लिश, EN इंग्लिश, ठीक है। अब EN के दोनों साइड्स पे इन्वर्टेड कोमा क्यों है, ये आप अगर आपने थोड़ी भी प्रोग्रामिंग की होगी या एक्सेल में भी आप फार्मूलाज यूज़ करते होंगे, तो आपको पता होगा कि जब भी हम कहीं अंग्रेज़ी का वर्ड यूज़ करते हैं, फॉर्मूलाज में, कोडिंग में, कहीं भी इंग्लिश का वर्ड यूज़ करते हैं, तो हमें इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखना पड़ता है, तभी वो अप्लाई होता है। अगर इन्वर्टेड कोमा के अंदर नहीं लिखेंगे तो इंग्लिश का वर्ड काउंट नहीं किया जाएगा। जब भी हमें कोई इंग्लिश का वर्ड यूज़ करना है तो हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखेंगे। उसके बाद उसने जो एंगल ब्रैकेट है क्लोज कर दिया एट्रीब्यूट लिख के। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, एट्रीब्यूट वो होता है जो हम अपने टैग की फंक्शंस को बढ़ाने के लिए भी यूज़ करते हैं, या उसका बिहेवियर उसको बताने के लिए कि ये इंग्लिश है, इस टाइप से किसी ने बताया। तो बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं। बहरहाल आप एट्रीब्यूट वो होता है जो टैग के अंदर लिखा जाए, ओपनिंग टैग के अंदर लिखा जाए, किसी उसके टैग के फंक्शंस को ज़्यादा करने के लिए। सिंपल आप इसे समझ सकते हैं, उसका फंक्शन थोड़ा बढ़ जाता है फिर। उम्मीद है कि आपको एट्रीब्यूट अब क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको फिर भी कोई इशू आ रहा है तो डोंट वरी, अब जब हम प्रैक्टिकली इसको यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पर आज की क्लास में आपको चाह रहा हूँ थियोरेटिकल सब कुछ चीज़ें बता दूँ, उसके बाद हम प्रैक्टिकल पे मूव करें। उसके बाद आता है हेड। हेड क्या होता है, द हेड ऑफ अ HTML डॉक्यूमेंट इज अ पार्ट दैट इज नॉट डिस्प्लेड इन द वेब ब्राउजर व्हेन द पेज इज लोडेड। हेड वो हिस्सा होता है वेबसाइट का या HTML डॉक्यूमेंट का, आप कह सकते हैं HTML डॉक्यूमेंट का वो हिस्सा होता है जो दिखाया नहीं जाता वेब पेज पे जब उसको लोड किया जाता है। और बाकी हमने कल लोड करके भी देखा था आप लाइव सर्वर के जरिए, पर आपने देखा वो शो नहीं हो रहा था कुछ भी। तो हेड जो होता है उसमें वेबसाइट की जो, ऐसा समझ सकते हैं कि HTML का माइंड जो होता है वो हेड होता है, ठीक है। नाम ही हेड है तो आप अंदाजा लगा लें। तो इसमें
वो चीज़ें लिखी जाती हैं जो हमें यूज़ करनी है अपने डॉक्यूमेंट के लिए, पर वो शो नहीं करनी। सो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी जाती हैं, ठीक है, हेड में जो चीज़ें हमें। अब यहाँ पर CSS लिंक करना, जावा स्क्रिप्ट लिंक करना, सारी चीज़ें इधर होती हैं हेड में। अब सब चीज़ें समझेंगे, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। फिलहाल यहाँ पर मेटा का ऑप्शन है, मेटा चार सेट, ठीक है। मेटा चार सेट UTF-8, इसका क्या मतलब है? देखें, मेटा, पहले मेटा क्या है ये समझना ज़रूरी है। तो मेटा डेटा उसको कहा जाता है, मेटा डेटा इज डेटा दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट अदर डेटा। मेटा डेटा उसको कहा जाता है जो इंफॉर्मेशन देता है एक और डेटा के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर आप वेबसाइट के डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं दूसरे डेटा को, गूगल को, कि मेरी वेबसाइट इस कैटेगरी की है और आपके पास आपके डेटाबेस में कोई इस टाइप का कुछ सर्च करे तो मेरी वेबसाइट सजेस्ट कीजिएगा। SEO में इसका बहुत काम आता है। ओवरऑल इसमें अब पहला टैग है चार सेट UTF-8। मेटा डेटा मतलब सिंपल आप समझ लें, मेटा जो है वो इंफॉर्मेशन बताने के लिए काम आता है। अब उसमें पहला टैग यूज किया गया है मेटा चार सेट UTF-8। UTF-8 का क्या मतलब है? देखें, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर UTF-8 मैंने सर्च किया हुआ है, व्हाट इज़ UTF-8 इन HTML, ठीक है। यहाँ पर शो किया गया है कि ये एक आम कॉमन करेक्टर इनकोडिंग लैंग्वेज है जो कि यूज़ की जाती है करेक्टर्स को इनकोड करने के लिए। तो ये बहुत ही आम तौर पे यूज़ होती है। अगर आप नोटपैड ओपन कर लें अपने कंप्यूटर में, मैं आपको बल्कि ओपन करके दिखा देता हूँ, सबको छोड़ दें, नोटपैड ओपन कर लें। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? UTF-8। इसको आप अगर सेव करें तो आपका यहाँ पर भी देखें इनकोडिंग क्या है, UTF-8। तो मतलब मोस्ट ऑफ टाइम, मोस्ट ऑफ केसेस में UTF-8 एक इनकोडिंग सिस्टम के लिए यूज़ की जाती है और इसका कोई इतना बड़ा ताल्लुक नहीं है, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये आपको पता चल गया कि कैरेक्टर को इनकोड करने के लिए UTF-8 यूज़ किया जाता है। तो इसको बताया गया है कि UTF-8 यूज़ करना हमारी वेबसाइट के लिए भी। उसके बाद है कंपेटेबल। कंपेटेबल क्या है? ये जो दूसरा टैग है मेटा HTTP कंपेटेबल। तो देखें, इससे आपको एक अंदाज़ा लगेगा। मैं आपको बताता हूँ, हमारे जो कंप्यूटर्स हैं अभी तो काफ़ी एडवांस हो चुके हैं, पर आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पुराने कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। काफ़ी पुराने कंप्यूटर यूज़ करते हैं और उनमें कंपेटेबिलिटी का इशू आ ही जाता है। तो फिर वहाँ पर आपके ये कंपेटेबल जो टैग्स हैं वो आपको काम आ रहे होते हैं, और काम नहीं बल्कि बहुत काम आते हैं, क्योंकि इन टैग्स के ज़रिए फिर आप कंपेटेबिलिटी देते हैं कि पुराने वर्जन्स पे भी हमारी वेबसाइट सपोर्ट करे। अदरवाइज़ वो बहुत ही मतलब एक अजीब तरीके से हमें पेश हो रही होती है आपकी वेबसाइट, उसकी जो डिज़ाइन होता है सही से पेश नहीं होता। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने सर्च भी किया हुआ है। उसके बाद अब ये आप हर कंप्यूटर, पुराने कंप्यूटर, नए कंप्यूटर में हमारी वेबसाइट सही से शो हो, उसके लिए आप कंपेटेबिलिटी का ये टैग यूज़ करते हैं ताकि किसी में भी वेबसाइट को इशू ना हो लोड होने में, वरना पुराने कंप्यूटर में इशू आएगा। तो ये टैग इसके लिए हम लिखते हैं, यूज़ होता है कि ये कंपेटेबल रहे वेबसाइट। IE इक्वल एज मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर से लेके एज तक ये कंपेटेबल रहे। इंटरनेट एक्सप्लोरर में काफ़ी इशू आते थे पहले वेबसाइट्स को, और सारे डेवलपर्स को मसले होते थे। तो आज भी कुछ परसेंट लोग ऐसे हैं जो डेवलपर्स जो लोग यूज़ करते हैं एक्सप्लोरर, हालांकि बहुत मतलब आउटडेटेड कंप्यूटर जो होते हैं वहाँ पे एक्सप्लोरर यूज़ होता है, पर लोग आज भी करते हैं। तो इस वजह से फिर ये आपको कंपेटेबल रखना पड़ता है। और मेटा नेम, व्यू पोर्ट, कंटेंट, विड्थ, डिवाइस, तो ये क्या है? इनिशियल स्केल, इसको क्या मतलब है? अभी ये भी हम समझते हैं और मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इसका क्या काम है। और इसको मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि विदाउट अ व्यू पोर्ट मेटा टैग मोबाइल डिवाइसेस रेंडर पेजेस एट टिपिकल डेस्कटॉप स्क्रीन विड्थ्स। अब देखें, अगर आपके वेबसाइट में टैग यूज़ नहीं किया जाएगा तो आपकी जो वेबसाइट है वो कंप्यूटर की तरह ही लोड होगी मोबाइल पे। वो मतलब जैसे कंप्यूटर पे उसकी
फुल डिस्प्ले आ रही होती है वैसे ही डिस्प्ले होगी, जो कि मोबाइल के अकॉर्डिंग नहीं होगी, और फिर आपको इश्यूज आएंगे। तो अगर आप इसको व्यू पोर्ट यूज़ करके कंटेंट विड्थ डिवाइस कर देते हैं, तो ये विड्थ अपनी अकॉर्डिंग यूज़ करता है डिवाइस के। अगर टैबलेट है तो टैबलेट की साइज़ यूज़ करेगा, अगर मोबाइल है तो मोबाइल की तरह बिहेव करेगी वेबसाइट आपकी, और अगर आपका पीसी या लैपटॉप है तो उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेगी। तो ये आपने इसको हर डिवाइस के अकॉर्डिंग अपने आप को वैसे ही करने के लिए आप टैग यूज़ कर देते हैं, ताकि हमारी वेबसाइट हर जगह सही से वर्क करे हर डिवाइस पे। सो उम्मीद है कि आपको तीनों टैग समझ में आ गए होंगे, इनका काम समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही इन डिटेल जाके कोशिश की है आपको क्लियर करूं, ठीक है। इसमें कुछ और ऑप्शन थे जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा, और मैं आपको पहले तो मैं इन जो हमने पढ़ लिए हैं टॉपिक्स उनको मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि हमारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। सो अब देखें यहाँ पर है कि आप मेटा टैग्स एसईओ करने के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं अपनी वेबसाइट की। जो एसईओ होती है, आप एक वेबसाइट बना रहे हो, आप चाहते हो कि गूगल पे आपकी वेबसाइट ऊपर आए, रैंकिंग में शो हो, और बड़ी मेहनत से आती है। एसईओ एक अलग टॉपिक है, पर आज हम इसको थोड़ा सा कवर करेंगे। सो हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट की हमें एसईओ करनी है, तो वो भी हेड में हम यूज़ करते हैं। मैं आपको दो टैग्स यूज़ करके दिखाता हूँ, ज़्यादा इन डिटेल हम नहीं जा रहे अभी इसकी डिटेल में, पर फिलहाल मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको दो टैग्स का एग्जांपल दे देता हूँ। एंगल ब्रैकेट ओपन करें और लिखें मेटा, और आगे मैं लिखता हूँ यहाँ पर नेम, कीवर्ड्स, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, कंटेंट, HTML, कोमा। अब मैं इसको ज़्यादा फिलहाल नहीं लिख रहा, मैं आपको फिलहाल समझाता हूँ इस चीज़ का काम क्या है, और मैं इसका एंगल ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ पहले तो। अब देखें, आपने लिखा मेटा नेम कीवर्ड्स, आपने मेटा टैग को बताया। मैंने आपको क्या बताया था, मेटा का काम है इंफॉर्मेशन देना एक डेटा को दूसरे डेटा के बारे में। तो गूगल के डेटा को इंफॉर्मेशन देगी कि इसके डेटा की, ये डेटा किस बारे में, ये वेबसाइट किस बारे में है। तो हमारी वेबसाइट के जो कीवर्ड्स हैं, हमने वो मेंशन किए, किसका नाम है कीवर्ड्स, इसको बताया कि ये हमारे कीवर्ड्स हैं, और यहाँ पर हम लिखेंगे हमारे कीवर्ड्स कि ये HTML है, या HTML के ट्यूटोरियल्स हैं, या HTML का कोर्स है, वेब डेवलपमेंट कोर्स है। आप ये सारी चीज़ें जो टैग्स आपके वेबसाइट के रिलेवेंट है वो आप लिख देंगे, और वो आपके इस टैग के ज़रिए हेल्प मिलेगी गूगल को आपकी वेबसाइट को रैंक करवाने में। ये कीवर्ड्स आप यूज़ करते हैं। वैसे एसईओ बहुत बड़ा टॉपिक है, पर मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये दो टैग्स आपको मैं यूज़ करके दिखा रहा हूँ। एक ये है, दूसरा आप चाहते हो कोई भी सर्च करे तो मेरी वेबसाइट उसको ना दिखे, कोई भी सर्च करे तो मेरी वेबसाइट उसको दिखे ही मत, ठीक है। तो वो कैसे होगा, इसको आप नीचे कॉपी करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल D, कल मैंने सिखाया था, तो कंट्रोल D कर दिया। अब मैं इसमें थोड़ी चेंजेस कर दूंगा। कंटेंट नेम में क्या कर दूंगा, रोबोट्स, ठीक है। और मैं चाहता हूं इधर, अब देखें इधर वैसे नॉर्मली जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि आपका जो कंटेंट होता है इन्वर्टेड कोमा में आप लिख देते हो इंडेक्स फॉलो, ठीक है। इससे क्या होता है, आपकी वेबसाइट सर्च रिजल्ट में आ रही होती है, लोग देख रहे होते हैं, वेबसाइट पे आ रहे होते हैं। पर अगर आप चाहो कि अब मेरी वेबसाइट पे कोई ना आए या किसी को दिखे ही ना, तो आप क्या करेंगे, इधर लिख देंगे इस कंटेंट में नो इंडेक्स नो फॉलो। सेव करने के बाद जब आपकी वेबसाइट होस्ट होगी तो देखें वहाँ पर ये फिर सर्च इंजन में शो नहीं होगी। तो ये एक दो टैग्स भी हम मेटा के यूज़ करते हैं, और भी काफ़ी कुछ है मेटा में, पर मतलब ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, बताने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं मेटा को। सो उसके बाद एक टाइटल। टाइटल किस काम आता है, मैंने आपको कल थोड़ा बताया था, अगेन बता देता हूँ। देखिए टाइटल जो होता है, व्हाट इज टाइटल इन HTML। टाइटल जो होता है आपके ब्राउज़र का जो टाइटल होता है, या बार या पेज की जो टैब होती है वहाँ पे दिखता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है व्हाट इज HTML, जो हमने सर्च किया है वो इधर भी गूगल में लिखा आ रहा है। तो इधर जो हम टैब में दिखाना चाहते हैं हमारी वेबसाइट का नाम, वो हम टाइटल में लिखते हैं।
जैसे कि मैं इधर लिख देता हूँ, आज की क्लास का नाम क्या है, क्लास 2। हमारी क्लास वैसे आज थर्ड क्लास है हमारी, पर प्रैक्टिकली क्लास 2 है, तो मैं इसको क्लास 2 लिख रहा हूँ। ठीक है, मैंने गो लाइव किया और मैंने इसको सेव नहीं किया, कंट्रोल एस कर देता हूँ। अब देखें तो यहाँ पर क्लास 2 लिखा आ चुका है। ये देखें टेब में क्लास 2 शो हो रहा है। तो टाइटल जो है टेब पे नाम देने के लिए यूज हो रहा होता है। उसके बाद है बॉडी। अब बॉडी क्या कर रही होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो बॉडी क्या कर रही होती है, बॉडी जो है आपकी जो भी एलिमेंट्स हैं बॉडी में, जितने भी आप डिज़ाइन बनाना चाहते हो, हाइपरलिंक, टेबल, जितनी भी चीज़ें आप बनाना चाह रहे हो, इमेजेस, पैराग्राफ, वो सारी की सारी बॉडी में लगती हैं, बॉडी में यूज़ होती हैं। ठीक है, एचटीएमएल की सारी चीज़ें, लिस्ट्स वगैरह जितनी भी आप चीज़ें लिखना चाह रहे हो, तो वो बॉडी में लिखते हैं हम। जो हमें दिखानी है चीज़ें वो हम बॉडी में लिखते हैं, और बॉडी आपकी एचटीएमएल की एक ही होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, ये आपको समझ लेना है। सो बॉडी हमारी डेटा दिखाने के लिए यूज होती है, हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और हम इसमें वो यूज करते हैं। अब हम बॉडी को, हमने समझा कि बॉडी कोई भी डेटा दिखाने के लिए, टेबल्स वगैरह जो भी हम चीज़ वेबसाइट पे शो करवाना चाह रहे हैं, उसके लिए हम बॉडी के अंदर लिखते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर देखें हेड स्टार्ट हुआ है, तो हेड, जब हेड का काम खत्म हुआ तो हमने हेड को क्लोज भी किया है। तो आप हर टैग में यही करेंगे, जहाँ पर जिस टैग का काम खत्म हो जाएगा उसको आप क्लोज कर देंगे। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब हमने बॉडी में इसको देखा, और यहाँ पर नीचे बॉडी भी क्लोज है, एचटीएमएल भी क्लोज है, हम बीच में लिख सकते हैं इजीली। तो अब हम यहाँ पर एक और चीज़ समझते हैं। अब मैं आपको आज एक चीज़ समझा रहा हूँ। हम यहाँ पर कुछ देखना चाह रहे हैं क्लास 2 में। सो हेडिंग के कुछ टाइप्स होते हैं एचटीएमएल में। व्हाट इज H1 टैग इन एचटीएमएल? H1 टैग क्या होता है? ये मोस्ट कॉमन हेडिंग के लिए यूज होता है, मार्कअप टैग। पर इसको CSS, इसकी जगह पे CSS ज़्यादा यूज़ की जाती है हेडिंग देने के लिए, पर फिलहाल हम सिर्फ HTML को यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हमें इस वेबसाइट को हेडिंग देनी हो, इधर मुझे कुछ शो करना हो, इधर यहाँ पर वेबसाइट की कोई हेडिंग शो करनी है, तो मैं कैसे करूँगा? सो अब देखें यहाँ पर जो H1 टैग है, मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। एंगल ब्रैकेट H1, एंगल ब्रैकेट क्लोज, और ये क्लोजिंग टैग आपका खुद ही आ जाता है VS कोड में। आप यहाँ पर लिख दें क्लास 2। मैंने क्लास 2 लिखा और उसको सेव कर दिया। अब यहाँ पर देखें आपका क्लास 2 शो हो गया, और मैं आगे आता हूँ। इसको मैं कंट्रोल D कर देता हूँ, और इसको अगर मैं यहाँ पर अगेन कंट्रोल D करूँ, 3 बार मैंने इसको रखा है, और इधर मैं लिखता हूँ 2H2। ठीक है, नीचे मैंने कह दिया H3। इनसे क्या होगा, सेव करते हैं, देखते हैं। देखें इसमें और इसकी साइज में फ़र्क है, साइज छोटी होती जा रही है। तो मतलब आप H1 में जो लिखेंगे, H1 से हेडिंग आएगी, पर अगर H2 से लिखेंगे तो वो थोड़ी छोटी होगी H1 के हिसाब से। अगर H3 करके लिखेंगे तो वो और छोटी होगी। इस तरीके से H6 तक आपके हेडिंग टैग होते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं इनको, कोई इशू नहीं है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो अब मैं अल्टर दबा के मल्टीपल कर्सर यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, और एक बार मुझे फिर लिखना पड़ेगा, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। इधर क्लिक करें, फिर अल्टर दबा के इधर भी क्लिक करें, तो क्या होगा, 2 कर्सर आ जाएंगे। आप बैक स्पेस दबाएंगे तो दोनों 3 हट जाएंगे, और अगर आप 5 लिखेंगे तो दोनों जगह पे 5 आ जाएंगे। देखिए, तो ये मल्टीपल कर्सर का काम होता है, कल मैंने सिखाया था, पर अगेन बता दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सो ये हमने 6 हेडिंग लिख ली, H1 से लेके H6 तक, और हमने सेव किया। तो देखें अब हमारे पास ये कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। H6 काफ़ी छोटी शो हो रही है, H5, H4 इस तरीके से हमारे H1 भी शो हो रहा है। ये हमारे हेडिंग्स के टाइप हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं। ये आपके हेडिंग देने का तरीका है। अगर नीचे अब इसको मैं हटा देता हूँ, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ सब बाकी हेडिंग को, सिर्फ आपको बताना था 6 हेडिंग होती हैं। अब मुझे क्लास के बारे में अगर कुछ डिटेल लिखनी है, तो मैं यहाँ पर कौन सा टैग यूज़ करूँगा, एंगल ब्रैकेट और P लिखूँगा। P का मतलब पैराग्राफ, ठीक है, और एंगल ब्रैकेट को बंद कर दूंगा, और इसको इंटर करके नीचे क्लोजिंग टैग को कर दूंगा। बीच में जो लिखना है मुझे, मैं लिखूंगा। अब अगर आपके पास आपको कुछ लिखना है तो लिखें। अगर टेक्स्ट आपके पास नहीं है और आपको डमी टेक्स्ट चाहिए, मतलब कुछ भी लिखा हुआ टेक्स्ट आपको चाहिए, सिर्फ आपको ट्राई करके देखना है, तो आपके सॉफ्टवेयर में एक और फंक्शन है VS कोड में, इधर लिखें लोरेम। लोरेम लिख के
अपना टेब का जो बटन है या इंटर का बटन वो दबा दें या माउस से इस पर क्लिक कर दें लोरेम पे, और उसके बाद कंट्रोल एस दबा के इसको सेव कर दें। तो यहाँ पर आपका देखें पैराग्राफ एक रैंडम टेक्स्ट है जो कि आ गया लिख के। हमें सिर्फ ट्राई करके देखना था कैसा दिखता है, तो ये आपका आ गया। आई नो कि अभी खूबसूरत वगैरह नहीं दिख रहा, पर फिलहाल हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपने परेशान नहीं होना। फिलहाल आपने वेबसाइट की डिज़ाइन की तरफ नहीं जाना, आपने इसको समझना है। तो इस तरीके से आप पैराग्राफ जब लिखना चाहेंगे तो पैराग्राफ टैग मतलब पी टैग का इस्तेमाल करेंगे और पी टैग को बंद भी करेंगे। तो मैं इसको समझा, ठीक है। सो इस तरीके हमने इसको यूज़ किया। अब हमने H1 को समझ लिया, हमने बॉडी को समझ लिया। लास्ट में आपको एक चीज़ बताऊंगा, यहाँ पर कमेंट, HTML में कमेंट कैसे यूज़ होता है। देखें, आप कमेंट्स कर सकते हैं HTML में। दरअसल होता यह है कि जब आप एक वेबसाइट बनाते हैं तो आपको जब बहुत ज़्यादा कोड लिखते हैं, आप बड़ा कोड लिखते हैं, तो आप भूल जाते हैं कि ये चीज़ मैंने किस लिए लिखी थी। तो अगर कहीं कहीं पे आपको किसी चीज़ के बारे में कोई नोट लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे। अगर मैं अभी यहाँ पर नोट लिखना चाहूँ फॉर एग्जांपल इस पैराग्राफ के बारे में, कि ये पैराग्राफ मैंने ट्राई करने के लिए लिखा था, आई यूज दिस पैराग्राफ फॉर अ ट्राई, मैंने ये लिखा और सेव कर दिया। तो क्या होगा, हम चेक करते हैं। यहाँ पर लिख के आ गया इस पेज पर, आई यूज दिस पैराग्राफ फॉर ट्राई। हम चाहते हैं इधर शो ना हो, इधर शो ना हो, और हम सेव करें तो इधर ये दिखे भी ना और उधर रहे भी। तो ये कैसे होगा, आप या तो इसके एक सिंपल तरीका है, आप इसके बाहर इस तरीके से एंगल ब्रैकेट देके फिर एक्सक्लेमेशन मार्क देके और स्लैश देके आप बीच में लिखेंगे तो नहीं शो होगा। पर इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास VS कोड है, VS कोड में एक शॉर्टकट होता है, इसको आप नहीं दिखाना चाहते ना, बस इसके सामने यहाँ पर क्लिक करें और कंट्रोल और स्लैश दबा दें, कंट्रोल स्लैश। तो देखें ये क्या हो गया, ग्रीन हो गया, कमेंट हो गया। इसके बाहर ये एंगल ब्रैकेट, ये स्लैश वगैरह खुद आ गए, एक्सक्लेमेशन मार्क भी खुद आ गया, आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और इसको अगर हटाना है कमेंट को, वापस इसको नॉर्मल करना है, तो अगेन कंट्रोल स्लैश दबाएं, ये नॉर्मल हो जाएगा। चलिए हमने कमेंट करके अब सेव करके देखते हैं कि दिखता है कि नहीं दिखता। तो देखिए नहीं दिख रहा, नहीं शो हो रहा, ठीक है। अगर मैं अगेन इसको हटा दूं कमेंट से, सेव कर दूं, तो ये देखें शो हो गया। तो इस तरीके से आप वर्ड्स को कमेंट आउट कर सकते हैं इजीली। मैंने इसको सेव कर दिया। सो इस तरीके से आप कमेंट को इजीली, बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कमेंट को यूज़ करना, इतना कोई भी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, आप आसानी से कमेंट को यूज़ कर सकते हैं। अब उम्मीद है कि आपको एक कमेंट को यूज़ करना बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। और मैंने क्या शॉर्टकट प्रेस किया है, मैं अगेन आपको कीबोर्ड ओपन करके दिखा देता हूँ। सो देखें यहाँ पर मैंने ऑन स्क्रीन कीबोर्ड खोला है और मैंने जो कमेंट के लिए शॉर्टकट इस्तेमाल किया है वो मैंने ये कंट्रोल दबाया और ये स्लैश, कंट्रोल स्लैश एक साथ दबाएंगे तो कमेंट हो जाएगा, ये वाला स्लैश, ठीक है। तो आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आप चीज़ों को कमेंट आउट कर सकते हैं और आप इस तरीके से हेडिंग्स पैराग्राफ दे सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास मैंने डिटेल में जाके क्लियर की है, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हेड क्या है, पैराग्राफ क्या है और बॉडी क्या है, डॉक टाइप क्या है, ये सारा आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर था HTML का और उम्मीद है कि आपको बहुत ही डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश की है। आपकी हर चीज़ क्लियर हो गई होगी, आपको हर चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर नहीं भी समझ में आई तो काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछिएगा कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, ताकि मैं आपको अगली क्लास में कवर करूँ। कल सैटरडे है और परसों संडे है, तो ये दोनों दिन हमारी क्लासेस नहीं आएंगी। सैटरडे संडे हमारा ऑफ होता है, तो अब मंडे को क्लास आएगी। और मंडे से एक चीज़ अप्लाई होने वाली है क्लास में। क्या अप्लाई होने वाला है, आपको एक अटेंडेंस कोड शो किया जाएगा क्लास के बीच में, कहीं ना कहीं आपको क्लास के बीच में एक अटेंडेंस कोड शो किया जाएगा, सिर्फ 2 सेकंड या 3 सेकंड के लिए। तो वो इसलिए होगा जो स्टूडेंट पूरी क्लास देखते हैं वो उनको ही मिलेगा, वरना जो स्किप करके देखते हैं उनको नहीं मिलेगा। तो ये अटेंडेंस कोड का आपको करना क्या है, आपने अपने मोबाइल में कहीं ना कहीं अटेंडेंस कोड्स नोट करते जाने हैं। क्यों नोट करने हैं बता रहा हूँ। यहाँ पर अटेंडेंस कोड आपने अपना नोट कर लेना है। अटेंडेंस कोड लिख के नोटपैड में लिखें, कंप्यूटर पे कहीं भी लिख सकते हैं आप। अब फॉर एग्जांपल क्लास 1 है, उसका अटेंडेंस कोड आपको मिल गया, तो आप लिखेंगे इसका क्लास 1 कोड और इसका सामने आप कोड लिख दें। फॉर एग्जांपल कोड है WD 246,
तो आप लिख लेंगे। फिर क्लास 2 का आपको कोड मिला, तो आप इस तरीके से क्लास 2 कोड, ये अपने पास आप इस तरीके से कोड लिखते जाएंगे। और उसमें क्या होगा, आपसे जब आपकी ये कोर्स कंप्लीट होगा 4 मंथ बाद, ये कोर्स कंप्लीट होगा, 4 मंथ का कोर्स है। सो जब ये कंप्लीट होगा तो आपसे कोड मांगे जाएंगे कि सारी क्लासेस के कोड सबमिट करें। जब आप कोड सबमिट कर देंगे तो उसी के बाद आपको सर्टिफिकेशन अलाउ की जाएगी। जिन जिनको अचीवमेंट सर्टिफिकेट चाहिए, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है, तो उनके लिए रूल है। जिनको हमने कहा है व्हाट्सएप ग्रुप में, वो हमारे साथ भी हैं, तो उनको अचीवमेंट सर्टिफिकेट उनको ही मिलेगा जो व्हाट्सएप ग्रुप पर हैं। तो आप जब सारे कोड सबमिट करेंगे तो ही आपको मिलेगा। कुछ कोड सबमिट किए या नहीं किए तो फिर नहीं मिलेगा। और अगर आधे भी कोड सबमिट किए तो फिर भी आपको सर्टिफिकेट नहीं किया जाएगा। कंप्लीट क्लासेस जिसकी क्लियर होंगी, कम से कम उसकी 90% अटेंडेंस होनी चाहिए। 1-2 क्लास में उसकी तो खैर पर 90% होनी चाहिए, तो उसको ही सर्टिफिकेट फिर इशू किया जाएगा 4 मंथ बाद। और फिर ये नहीं होगा कि आप ये कहें कि सर अब हम अब क्लियर करेंगे और आपको दे देंगे, बाद में हमें सर्टिफिकेट इशू कर दीजिएगा। नहीं, हम जिस डेट पर कोर्स खत्म करेंगे उसी दिन हम डिमांड करेंगे, उसी दिन जो अपने कोड सबमिट करेंगे उन 24 आवर्स में उनको ही सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, बाकी को नहीं होगा। तो अपने कोड नोट कीजिएगा। अभी तक कोई भी कोड शो नहीं किया गया क्लासेस में। अब जो क्लास आएगी मंडे को, तब से अटेंडेंस कोड सिस्टम शुरू होगा और कोड शो किए जाएंगे। आपने कोड तब से नोट करना शुरू कर लेने हैं। आप कहीं भी अपने पास कोड नोट करके रख सकते हैं, और जब आपसे मांगे जाएंगे तब आपने सबमिट करने हैं। हम पहले अगर कोई स्टूडेंट भेजेगा तो हम उसको नोट नहीं करेंगे, ना ही वो हम एक्सेप्ट करेंगे। तो आपको कोड अपने पास रखने हैं, जब हम मांगे तब आप देंगे। सो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी, सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। फिर भी आपका कोई भी इश्यू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो पूछिएगा। और आपको अगर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आपकी स्क्रीन पर हमारा नंबर शो हो रहा है, हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। और कोशिश करें इन चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको बहुत मसला होगा, बहुत इश्यू होगा समझने में चीज़ों को। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होती है अब अगली क्लास में मंडे को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।